Let me start today's lecture. So beta, today is inorganics first lecture. So we'll be starting with the first chapter in inorganic, and that is hydrogen and its compounds. Hydrogen and its compounds. ठीक. देखो बेटा, when we talk about hydrogen and its compound, तो सबसे पहली बात जो हाइड्रोजन की आती है, हाइड्रोजन जो है सबसे पहली बात ये होगी कि ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है बेटा, अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक, पूरे यूनिवर्स का। सॉरी, क्योंकि ये जो डिस्टेंट स्टार्स हैं, स्टार्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होती है बेटा, ठीक, और यू कैन से सन के अंदर क्या हाइड्रोजन है। इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम यूनिवर्स का सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन है। दूसरी बात क्या होती है कि हाइड्रोजन जो है ये लाइटेस्ट नोन एलिमेंट भी है। दिस इज लाइटेस्ट नोन एलिमेंट, लाइटेस्ट नोन एलिमेंट, ठीक, सबसे लाइटेस्ट नोन एलिमेंट है बेटा ये, ठीक। तो जस्ट 1 सेकेंड बेटा। नाउ हाइड्रोजन जो होता है बेटा, हाइड्रोजन को हम लोग एक और नाम देते हैं रोग एलिमेंट। रोग एलिमेंट क्यों बोलते हैं बेटा इसको? बेटा रोग का मतलब है ठग यानी छलिया। रोग एलिमेंट इसलिए बोलते हैं बेटा, इट इज एक्चुअली मिसफिट इन द पीरियोडिक टेबल। इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो अल्कली मेटल से भी मिलती है बेटा, और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हैलोजन से भी मिलती है। यानी ये हैलोजन्स की तरह भी रिजेंबल करता है बेटे, और ये अल्कली मेटल की तरह भी रिजेंबल करता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रोग एलिमेंट। इसको रोग एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट रिजेंबल्स बोथ अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजन्स। तो बात ये आती है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो अल्कली मेटल से मिलती है, और ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हैलोजन से मिलती है। देखो बेटा, सबसे पहले अल्कली मेटल के साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो जैसे अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 होती है, यहां पे हमारी जनरल कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है। तो अल्कली मेटल की तरह इसके भी वैलेंशियल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी s में होता है। तो एक ही वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इसमें पाया गया है, इसलिए अल्कली मेटल्स की तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाइड्रोजन इज क्वाइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेटा, ठीक। हाइड्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे हमारे पास सोडियम can give electron easily to form sodium 1 positive and 1 electron. Similarly, hydrogen can also give 1 electron easily to give us electropositive nature. तो कहने का मतलब हाइड्रोजन इज क्वाइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहता है, ठीक। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स, कंबाइंस विद नॉन मेटल। बेटा ये नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन कर सकता है, जैसे मेटल्स नॉन मेटल के साथ करते हैं। जैसे बेटा Na जो होता है वो कंबाइन करता है किसके साथ? Cl के साथ, टू फॉर्म NaCl। सिमिलरली H भी किससे ज्वाइन कर सकता है? Cl के साथ, टू फॉर्म HCl। और मजे की बात यह है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन दीज कंपाउंड्स इज +1। ऑक्सीडेशन स्टेट इन दीज कंपाउंड्स आर +1। जैसे कि अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड में +1 होती है, तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ता है बेटा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो होती है वो +1 हुआ करती है, ठीक है जी, ठीक, क्लियर। नाउ खास बात क्या है कि हम इसकी बात करें अगर, तो
तो हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन is liberated at cathode, hydrogen is liberated at cathode when electrolysis of its compounds with non-metal is done. अगर बेटे इसके कंपाउंड जो नॉन मेटल के साथ है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो बेटा इट इज लिबरेटेड एट कैथोड। जैसे अभी हमने कल परसों चौथी तो पढ़ा है सारा ये, ठीक। अगर मान लो मैंने क्या किया, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करी, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करी तो वो Na1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव ये दे रहा है। नाउ एट एनोड, एनोड पे अनायन आते हैं, ठीक, और उसकी क्या होती है ऑक्सीडेशन, तो Cl नेगेटिव कम्स एंड गिव्स अ Cl एंड 1 इलेक्ट्रॉन। Cl और Cl आपस में जुड़ करके Cl2 बना देते हैं एनोड पे। और एट कैथोड, कैथोड पे हमारे पास कौन सा आता था बेटा, सोडियम 1 पॉजिटिव टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू सोडियम। सिमिलर इज द केस फॉर HCl। अगर मैं HCl की इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो एट एनोड, एनोड पे क्या आ जाएगा इसमें Cl1 नेगेटिव and it will give Cl and 1 electron. These Cls join together to form Cl2. Similarly at cathode, यहां पे भी कैथोड पे हमारे पास H पॉजिटिव आएगा और वो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा हाइड्रोजन, और सेकेंडरी चेंज क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के H2 बनाएंगे। तो आप देखो as you can say alkali metals are liberated at cathode, hydrogen is also liberated at cathode when electrolysis of its compounds with non-metal is done. समझ में आई बेटा बात? Similarly, there is one thing more, ठीक, one thing more, it is highly electropositive, therefore a strong reducing agent also. Hydrogen is a strong reducing agent, strong reducing agent, ये एक strong reducing agent होता है, ठीक, like alkali metals are strong reducing agents, this is also a strong reducing agent। कई जगहों पे बेटे ये आसानी से क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है चीजों को। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर आयरन का ऑक्साइड हो, किसी का भी ऑक्साइड हो, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाओ, वाटर निकल जाएगा, आयरन बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो। अब बात आती है कि हैलोजन की तरह इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ी, द प्रॉपर्टीज व्हिच आर सिमिलर टू दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। अब हैलोजन की तरह जो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, इसका डाई एटॉमिक नेचर, डाई एटॉमिक नेचर, डाई एटॉमिक नेचर। देखो मेरे बच्चों, जैसे हैलोजन निकलते हैं F2 Cl2 डायटोमिक एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन भी कैसे एग्जिस्ट करती है H2। तो सबसे पहली बात है इसका नेचर जो है वो डायटोमिक है, बिल्कुल सेम एज दैट ऑफ यू कैन से, जैसे हैलोजन का होता है वैसे इसका नेचर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी आ जाएगी बेटा इसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन is in between fluorine and chlorine, fluorine and chlorine। see, अगर हम देखें फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन होती है। फ्लोरीन की लगभग 1642 के करीब, इसकी 1312 के करीब, और इसकी बेटा 1217 या 16 के करीब पाई गई है आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो हमने देखा कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लगभग, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, ठीक है जी। तो देखो इन बिटवीन है, बीच में है, ठीक। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज क्वाइट हाई एज द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई फॉर हैलोजेंस,
जबकि अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत ही कम होती है बेटा, ठीक, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा है। अगली बात, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है ही है, बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। बेटा ये नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ले भी उतनी आसानी से सकता है, ठीक। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और H बनाता है, H नेगेटिव, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हालांकि ये स्टेबल नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज 50% कम हो गया, तो एक्चुअली इतना स्टेबल नहीं है, बट दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। गॉट इट और नॉट? ठीक। फिर अगली बात, चौथी बात, इट कैन कंबाइन विद मेटल्स लाइक हैलोजेंस, ठीक, कैन कंबाइन विद मेटल्स। बेटा ये मेटल्स के साथ भी कंबाइन करते, लाइक हैलोजेंस कंबाइन विद मेटल, ठीक है जी। जैसे कि अगर मान लो सोडियम के साथ आप Cl को रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, तो भैया ये NaCl बनाता है ना। उसी तरह से अगर आप ऐसा करो कि सोडियम के साथ ही हाइड्रोजन को भी रिएक्ट करवा दो, ठीक, सोडियम के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा दो, तो भी ये NaH यानी हाइड्राइड बनाएगा, यानी इट रिएक्ट्स विद मेटल। और मेटल का रिएक्ट करते इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 होती है, as the oxidation state of halogen is also -1, like fluorine shows -1, chlorine can show -1, bromine can show -1, so hydrogen can also show -1 oxidation state very easily in its compounds with that of metals। समझ में आ गई बेटे बात? अगली बात क्या है कि this is also liberated at anode, when electrolysis of its compounds with metals is done। जब मेटल के साथ इसका कोई कंपाउंड ले ले और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दे, मेटल के साथ इसका कोई कंपाउंड ले ले और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दे, तो बेटे हमारे पास क्या होता है, तो डेफिनेटली बेटा ये लिबरेट कहां पे होती है, इट इज लिबरेटेड एट एनोड। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं, देखो जैसे कि इसमें देखो मेटल के साथ ये लिबरेट हुआ एनोड पे, मान लो इसकी जगह NaH होता, सोडियम हाइड्राइड होता, ठीक, तो सोडियम हाइड्राइड मोल्टन होता, Na1 पॉजिटिव और H1 नेगेटिव देता ना। बोलो एट एनोड कौन आता, तो एट एनोड H नेगेटिव ही आता और प्राइमरी चेंज की तरह H बनाता, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता, H और H आपस में जुड़ते H2 बना देते। और एट कैथोड, जब हम कैथोड की बात करते, कैथोड में Na1 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बना लेता। तो देखो बच्चे, जैसे ये लिबरेट हुई, जैसे क्लोरीन लिबरेट हुआ है एनोड पर, वैसे ही हाइड्रोजन लिबरेट हुई है एनोड पर। फर्क सिर्फ इतना है, नाउ द कंपाउंड इज ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन। अगर कंपाउंड नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन में है तो वो कहां लिबरेट होगी, कैथोड पर अगर मेटल के साथ है तो वो कहां लिबरेट होगी, वो एनोड पर। यानी इट कैन बिहेव लाइक मेटल, इट कैन बिहेव लाइक नॉन मेटल। सबसे बड़ी बात ये होगी, इट कैन बिहेव लाइक मेटल, इट कैन बिहेव लाइक नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया कि नहीं? तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो हेलोजन के साथ भी मैच करती है और जो एल्कली मेटल का। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन की वो हेलोजन से मैच करती, नीचे 4 प्रॉपर्टीज लिख दी जाएंगी। ठीक, अब अल्कली मेटल से अगर डिफरेंस, तो जो बेटे आपने यू कैन से डिफरेंसेस जो है आपने पढ़े हैं किसके लिए, जो हेलोजन के लिए प्रॉपर्टीज, वो डिफरेंस हो गए अल्कली मेटल के लिए। जैसे अल्कली मेटल से डिफरेंस क्या है इसका, नंबर 1 इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, ये डायटोमिक नेचर में है, ये नॉन मेटालिक होता है, ठीक, इसके नेचर ऑफ कंपाउंड भी कुछ हद तक हम ये बोलेंगे प्रीडोमिनेटली कोवलेंट कंपाउंड,
हाइड्रोजन प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड नहीं होते इसके जनरली, इट फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड, जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा कैसे बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। हेलोजन से भी डिफरेंस है बेटा। हेलोजन से क्या डिफरेंस है, एक तो हेलोजन जो है जैसे वो मेटल के साथ रिएक्ट करता उतना फास्ट ये नहीं रिएक्ट करता, पर सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर्स। भैया लोन पेयर तो है ही नहीं हाइड्रोजन में। और सबसे बड़ी बात जो बेसिक डिफरेंस, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। हैलोजन के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और हाइड्रोजन का ऑक्साइड न्यूट्रल वाटर। समझ में आया? तो ये डिफरेंस रहता है। तो इससे पता चलता है कि ना तो इसकी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से प्रॉपरली मिलती है और ना इसकी प्रॉपर्टी प्रॉपरली हैलोजन से मिलती है। दोनों से कुछ कुछ हद तक प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, इसलिए इट कैन नॉट बी केप्ट अंडर अल्कली मेटल्स एज कैन नॉट बी केप्ट अंडर हैलोजेंस। तो इसकी पोजीशन मिसफिट है। वो हमारी थोड़ी सी किस्मत ऐसी है कि हम ये बोल लें कि बेसिकली ये जो होते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि इसको एल्कली मेटल के ऊपर रखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, अदरवाइज इसकी प्रॉपर्टीज आर मिसफिट। तो ये पहली बात हो गई कि हाइड्रोजन क्या होता है, किससे प्रॉपर्टी मैच करती है। अब चलते बेटे आगे। अब बात करेंगे अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने तरह की होती, कैसे कैसे होती है। देखो बेटा सबसे पहली डिस्कशन हमारी रहेगी इसमें, द फर्स्ट इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, ठीक क्या क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि आपको समझ में आ सके। देखो बेटा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, H11, H21, H31। सॉरी, ठीक, H11 इज कॉल्ड एज प्रोटियम, इसको अपन प्रोटियम बोल देते हैं, ठीक। H21 इज कॉल्ड एज ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम बोल देते हैं बेटा इसको, इसीलिए इसको H की जगह D भी लिखा जाता है। और H3 इसको बोलते हैं ट्रीटियम, ठीक, ये ट्रीटियम है इसीलिए इसको T भी लिखा जाता है। देखो बेटा प्रोटियम की बात करें तो इसमें आपका Z तो हमारे पास पता चल गया, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, जबकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1। क्योंकि न्यूट्रॉन हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम है इसलिए इसको हैवी हाइड्रोजन भी बोला जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हैवी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन, because it is heavier isotope of hydrogen as it contains neutron। अब ट्रीटियम में आ जाओ, P is equal to 1, यानी प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 2। हैवी तो ये है, बट बेटे रेडियो एक्टिविटी कहती है कि अगर N/P रेशो, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशो, अगर हमारे पास 1 मोर देन 1 हो गई फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, for first 20 elements, then it is radioactive, it is radioactive। तो आप ये देख रहे हैं कि यहां तो वैसे ही यहां पर हमारे पास 2 हो गई N/P। वैसे स्टेबिलिटी बेल्ट जो होती है N/P की 1 से लेके 1.5 तक होती है, ठीक है, यानी पहले 20 एलिमेंट्स के लिए N/P या न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन की रेशियो 1 होनी चाहिए। उसके बाद आगे जाते ही 1.5 तक मैक्सिमम हो सकती है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 1.5 तक ज्यादा हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। पर यहां तो N/P रेशियो 2 आ गई, सो ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है, ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है जी। अब जहां तक रही बेटा इसकी रिलेटिव अबंडेंस की बात, ठीक, रिलेटिव अबंडेंस कितनी पाई जाती है, देखो बेटा 99.985%
ये तो बेटा हमारे पास ड्यूटेरियम ही ये प्रोटियम ही पाई जाती है। अगर जितनी भी हमारे पास प्रेजेंट है परसेंटेज जितनी भी है, ठीक, लगभग वो समझ लो कि उसमें 99.985% जो है वो यही पाई जाती है, जबकि ड्यूटेरियम जो होता है 0.015% ड्यूटेरियम पाया जाता है, और ये ट्रेस अमाउंट्स में पाई जाती है, ये ट्रेसेस में पाई जाती है ट्रीटियम। क्लियर हो गया बेटा? फिर हमारे पास इसकी न्यूक्लियर स्पिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर स्पिन, फिर इसके न्यूक्लियस में एक ही तो चीज है, प्रोटॉन, तो उसकी एक स्पिन तो हो गया। स्पिन किस पे लिखते हैं? हाफ में, तो यहां प्लस हाफ स्पिन होगी। जबकि यहां पे दो न्यूक्लियॉन्स हो गए, एक ये और एक ये, दो न्यूक्लियॉन्स हो गए, इसलिए प्लस हाफ टोटल मिला के हमारे पास 1 स्पिन मानी जाती है न्यूक्लियर स्पिन। यहां 3 हो जाएंगे तो भैया एक ऑपोजिट हो जाएगा, इसलिए हमारे पास अगेन हाफ हो जाती है। तो न्यूक्लियर स्पिन इज हाफ फॉर प्रोटियम, 1 फॉर ड्यूटेरियम एंड हाफ फॉर ट्रिटियम अगेन। I'm very sorry. सो बेटा जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये क्वाइट स्टेबल होती है, ठीक, ये लेस स्टेबल होती है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली, और ये नॉट स्टेबल एट ऑल। I'm sorry, I don't know, I'm catching a cold please. So not stable, और इसका जो लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ पीरियड काफी है वैसे, 12.33 ईयर्स हाफ लाइफ पीरियड। ऐसा नहीं है हाफ लाइफ पीरियड काफी ज्यादा है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक। जस्ट 1 सेकेंड। बात अगली बात, नेक्स्ट बात हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप आपको पता है कि जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है डिफरेंट होती है, ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। देखो बेटा हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन एक्चुअली एग्जिस्ट एज डायटोमिक H2, तो एक H2 मेरे पास ये है, ध्यान दीजिएगा, और ये इसके न्यूक्लियस है, ठीक। सिमिलरली एक H2 बेटा मेरे पास ये है, और ये इसके न्यूक्लियस है। अब बेटा अगर न्यूक्लियर स्पिन एक ही डायरेक्शन में है, दोनों की न्यूक्लियर स्पिन एक ही डायरेक्शन में होती है, if the nuclear spin of both are in the same direction, so that is called as to be orthohydrogen, उसको अपन orthohydrogen बोलते हैं। और न्यूक्लियर स्पिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, so that is called as to be parahydrogen। तो बेटा अगर न्यूक्लियर स्पिन एक ही डायरेक्शन में है तो उसको ऑर्थोहाइड्रोजन बोलते हैं, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होती है तो बेटे उसको पैरा हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है बच्चे, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, न्यूक्लियर स्पिन्स का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि मैं आपको समझा सकूं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी। देखो बेटा जब हम इधर बात कर रहे हैं न्यूक्लियर स्पिन्स की, और हमने इसके ऊपर एलोट्रॉप्स की बात कर ली कि एलोट्रॉप कैसे हैं, पैरा और ऑर्थोहाइड्रोजन। देखो बेटा एट रूम टेम्परेचर एंड अबव, at room temperature and above, रूम टेम्परेचर और above पे इसकी रेशो हमेशा 3:1 यानी 75% हमारे पास ये रहता है, और 25% हमारे पास पैरा हाइड्रोजन रहता है, ठीक। 3:1 के फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर एंड अबव, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे, बोलते हैं 400 केल्विन पे बताओ,
अरे रूम टेम्परेचर या उससे अबव हमेशा रेशियो 3:1 रहनी है, 75:25 ही रहनी है, चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा दो। लेकिन हाँ, आप जब इसको टेम्परेचर कम करने लगते हो, आप इसका टेम्परेचर कम करने लगते हो, एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ एयर यानी अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री के करीब, ये रेशो 1:1 जरूर हो जाती है, यानी 50% ये हो जाता है और 50% ये हो जाता है। ठीक है जी। और एट 20 केल्विन अप्रोक्सीमेटली 20 केल्विन पे हमारे पास और दो एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ पैरा एग्जिस्ट करती है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑर्थो टू पैरा रेशो, ठीक, ऑर्थो टू पैरा रेशो बढ़ती जाती है जब टेम्परेचर कम कर दो। जब टेम्परेचर कम कर दो तो ये बढ़ती जाएगी। क्लियर? बट अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑर्थो का पार्ट बढ़ेगा, ठीक, लेकिन बेटा वो भी मैक्सिमम 75% तक, इससे ऊपर नहीं। रेशो कैन बी मैक्सिमम 3:1। तो आपने देखा ये रेशियोज क्या रहती है, पैरा इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल, पैरा मोर स्टेबल होती है, एंड प्योर पैरा कैन बी हैड एट अ लो टेम्परेचर ऑफ 20 केल्विन, बट प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन कैन नॉट बी हैड। ठीक, प्योर ऑर्थो नाइट्रोजन नहीं, हम जो ऑर्थो नाइट्रोजन होती है ना बेटा, वो हमें प्योर नहीं मिलती है। क्यों? आप देखो 3:1 की रेशो में रहना ही रहना है, वो प्योर नहीं मिलती हमें, पैरा मिल जाती है। समझ में आई बात? अब अगर मान लो आपको पैरा को चेंज करना है ऑर्थो में, तो क्या कर सकते हो? हीटिंग कर सकते हो, पहली बात, ज्यादा से ज्यादा ऑर्थो को बढ़ाना हो, या फिर इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे सकते हो भाई, ठीक, पहली बात है हीटिंग, दूसरी बात इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे सकते हो। और तीसरी खास बात है, इसको किसी पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन वगैरह के साथ मिक्स कर सकते हैं। मिक्सिंग विद पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन NO2 एक्सेट्रा। पैरामैग्नेटिक डेफिनेटली अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी स्पिन को चेंज करेंगे बेटा जी। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आती है कि व्हाट इज कॉल्ड एज टू बी एलोट्रॉप, व्हाट आर कॉल्ड एज टू बी एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एलोट्रॉप थे हाइड्रोजन के। अब एलोट्रॉप हो गए, आइसोटोप हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाउ इट एग्जिस्ट्स, देखो बेटा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहली बात हमारे पास आती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक, देखो बेटा, जो हाइड्रोजन नेचर में एग्जिस्ट करती है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ही तो होती है, H2 इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, नेचर में एग्जिस्ट ही क्या करती है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो होती है वही नेचर में एग्जिस्ट करती है बेटा। ठीक, यानी नेचुरली एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन जो है, नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेबल फॉर्म that is H2 is molecular हाइड्रोजन। कोई खास बात इसमें बताने लायक मेरे पास नहीं है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में, ठीक, कोई ऐसी बहुत अच्छी बात मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक। लेकिन दूसरी बात हमारे पास जो है वो है नेसेंट हाइड्रोजन, इसके बारे में मैं खूब बता सकता हूं। नेसेंट हाइड्रोजन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेसेंट हाइड्रोजन? बेटा, नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न और न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन।
न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन। मतलब क्या हो गया कि बेटे जब कभी भी किसी एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ किसी मेटल को रिएक्ट करते हो तो बेटा हाइड्रोजन बाहर लिबरेट होती है। तो जो हाइड्रोजन लिबरेट होती है वो नेसेंट हाइड्रोजन ही हुआ करती है शुरुआत में। यानी आप बोल सकते हैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन, हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन, time of its generation is always nascent। क्या बोला? हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन इज ऑलवेज नेसेंट। जब हाइड्रोजन जनरेट होगी तो बेटा हमेशा ही नेसेंट होगी। जैसे देखो बच्चे, अगर मान लो हमने जिंक को HCl से रिएक्ट करवाया, ठीक, जिंक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बाहर निकाल लेता है ZnCl2 और हाइड्रोजन। अभी पिछले चैप्टर में ही तुमने पढ़ा है कि भैया होता यह है कि हाइड्रोजन जो है, मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो जिंक HCl को डिस्प्लेस करके नेसेंट हाइड्रोजन आता है। ये नेसेंट हाइड्रोजन फर्दर चेंज करती है इनटू H2, बट एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन इट इज ऑलवेज नेसेंट। जैसे इथाइल अल्कोहल है, ठीक है जी, इथाइल अल्कोहल, और इसको सोडियम से रिएक्ट करवा दो। मेटल का काम है एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना, तो ये बनेगा C2H5ONa और बाहर क्या निकलेगा H। अगेन इट इज अ नेसेंट हाइड्रोजन। तो ऐसे किसी भी जगह पे नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक। नेसेंट हाइड्रोजन इज हाईली अनस्टेबल एंड वेरी रिएक्टिव, highly unstable with lifespan of only 0.3 seconds, lifespan of 0.3 seconds, ठीक है जी। यानी लाइफ स्पैन सिर्फ 0.3 सेकेंड्स का है। क्लियर हो गया? वेरी अनस्टेबल एंड वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव क्योंकि एटॉमिक है और एटॉमिक ये स्टेबल होती नहीं, इसलिए मॉलिक्यूलर बनने की कोशिश करती है बेटा जी। समझ में आई बात कि नहीं? तो कहने का मतलब इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक। हाइड्रोजन गैस जो है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो होता है वो हर किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता है। मैंने बोला इट इज वेरी रिएक्टिव। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन हर किसी को रिड्यूस नहीं करता। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कैन नॉट रिड्यूस फेरिक, डाइक्रोमेट और क्लोरेट आयंस, ठीक। ordinary hydrogen cannot reduce, ordinary hydrogen any molecular hydrogen cannot reduce ferric ions, dichromate ions, ठीक, और even you can say chlorate ions, but we found that कि जो नेसेंट हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन कैन रिड्यूस देम, नेसेंट हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देता है। इसी समझ में आता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है भाई। जैसे आयरन 3 पॉजिटिव कैन रिएक्ट विद H, ठीक, नेसेंट हाइड्रोजन, एंड नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो इसको Fe2 पॉजिटिव में चेंज कर देगी और खुद H1 पॉजिटिव बन जाएगा बेटा जी। सिमिलरली क्रोमेट को क्रोमियम में चेंज कर दे, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, ठीक। अब ये एक्टिविटी क्यों है? Why this activity? Why it is so reactive? ठीक, why so reactive? देखो बेटा इसका रिएक्टिविटी का रीजन है, पहला तो इसका एटॉमिक नेचर, ड्यू टू नंबर 1 एटॉमिक नेचर। ये सबसे बड़ा बात है। एटॉमिक नेचर है तो स्टेबल नहीं है तो फटाफट से रिएक्ट करती है। पर उससे बड़ी बात, जब इसकी एसोसिएशन होती है तो केमिकल एनर्जी इज लिबरेटेड, ठीक। व्हेन इट्स एसोसिएशन इज देयर with you can say
अपार्ट तो एनर्जी इज लिबरेटेड। वो एनर्जी जो है वो रिएक्शन को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देती है, यानी लिख सकते हैं इट्स एसोसिएशन विद द पार्ट ऑफ केमिकल एनर्जी, its association with a part of chemical energy liberated during the reaction of its generation, liberated during the reaction of its generation makes it hyper reactive। यानी जब हम ये बोलेंगे जब ये बनता है तो उसका जो केमिकल एनर्जी साथ में होती है, साथ में लिबरेट होती है, केमिकल एनर्जी लिबरेटेड अलोंग विद इट मेक्स इट हाइपर केमिकल एनर्जी लिबरेटेड विद इट। ठीक है जी, केमिकल एनर्जी लिबरेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस, with its formation make it hyper reactive। ठीक, हाइपर रिएक्टिव बना देती है उसको। समझ में आई बेटे बात? क्लियर। और दूसरी बात, इसमें इंटरनल प्रेशर बहुत हाई होता है। इट इज लिबरेटेड एज स्मॉल बबल्स। क्या होता है? लिबरेटेड एज स्मॉल बबल्स, liberated as small bubbles with high internal pressure, with high internal pressure। ठीक है जी। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन की बात हो गई हमारे पास। तो नेसेंट हाइड्रोजन मैंने तुम्हें बता दी कितनी ज्यादा होती है, कैसे होती है, कितनी रिएक्टिव होती है, क्या क्या वजह है। अगली बात, तीसरी तरह के हाइड्रोजन बेटे हमने जो पाई वो पाई एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन, देखो बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन भी जैसे नेसेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक नेचर की है, वैसे एटॉमिक हाइड्रोजन भी यही इसी तरह की है। पर एटॉमिक हाइड्रोजन होती क्या है बेटा? एटॉमिक हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन को ही डिसोशिएट करके बनाई जाए at a very high temperature like 3000 Kelvin, or electric discharge is given, or electric discharge is given, discharge is given and it gives us atomic hydrogen। तो atomic hydrogen और nascent hydrogen में फर्क समझो। ठीक, हालांकि nascent hydrogen भी अकेला H को बोलते हैं ना, और atomic hydrogen भी तो अकेले H को ही बोलते हैं, लेकिन फर्क समझो। जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो किसी और कंपाउंड से जनरेट होती है, जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन हम हाइड्रोजन को ही तोड़ करके बनाते हैं एट अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। इट इज मोर रिएक्टिव देन नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन से भी ज्यादा रिएक्टिव होती है बेटा। ठीक, ऑर्डिनरी या नेसेंट हाइड्रोजन से भी ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक, और शॉर्ट लाइफ टाइम है इसका, और भी शॉर्ट, और ज्यादा रिएक्टिव क्यों होती है भाई? ठीक, इसलिए क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे बनेगी तो ऑब्वियसली इट कंटेन्स हाई एनर्जी विद इट। ठीक, इतने हाई टेम्परेचर पे बनेगी तो हाईली एनर्जेटिक होती है, ये हाईली एनर्जेटिक होती है, और इसलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, वेरी रिएक्टिव, इवन मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ यू कैन से नेसेंट हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात बच्चे? देखो बेटा, ये बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती है, वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ठीक है बच्चे, मैक्सिमम चीजों को रिड्यूस कर देती है बेटा जी। क्लियर? अब व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नेसेंट हाइड्रोजन एंड एटॉमिक हाइड्रोजन? ठीक है, देखो बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन में फर्क समझो। ठीक, ताकि कोई भी तुम्हारा उल्लू ना बना दे कि नेसेंट हाइड्रोजन है और ये एटॉमिक हाइड्रोजन है। ठीक, देखो बेटा, सबसे पहली बात, नेसेंट हाइड्रोजन कैन बी formed at room conditions। रूम टेम्परेचर पे बनाया जा सकता है ना भाई, रिएक्शन तो करना है। यहां पे हाई टेम्परेचर इज नीडेड,
हाई टेम्परेचर इज नीडेड। हाँ, ये हो सकता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो बात तो वही है, हाई एनर्जी नीड यहां पर चाहिए हमारे को। समझ में आई बात? अगली बात, नेसेंट हाइड्रोजन कैन नेवर बी आइसोलेटेड, कैन नेवर बी आइसोलेटेड। बेटा ये रिएक्शन में जहां बनती वहीं यूज हो जाती है, इसको आइसोलेट नहीं करते, बट ये इतने हाई टेम्परेचर पे हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। कैन बी आइसोलेटेड, कैन बी आइसोलेटेड, ठीक है जी। अगली बात, जो हमारे पास रिड्यूसिंग पावर है, ये थोड़ी लेस रिड्यूसिंग पावर है इसकी, लेस रिड्यूसिंग पावर, और जबकि हमारे पास जो एटॉमिक हाइड्रोजन होती है हैविंग मोर रिड्यूसिंग पावर, इसकी रिड्यूसिंग पावर बहुत ही ज्यादा होती है, मोर रिड्यूसिंग पावर। समझ में आ रही है बेटा? तो दूसरी बात, ये बननी हाइड्रोजन से ही है, ये बननी हाइड्रोजन से ही है। इसमें खास बात बताऊं तुम्हें मैं, कि अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से बनती है ना ये, तो समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक, कई लोग इसको अलग से पढ़ाते हैं। ये एटॉमिक हाइड्रोजन ही होती है। अगर एटॉमिक हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय, यू कैन से, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, टेम्परेचर से नहीं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, तो उसको एक्टिव हाइड्रोजन बोल देते हैं कई लोग, पर बात वही रहती है, कोई खास बात नहीं है। तो नेसेंट हाइड्रोजन हो गई, एक्टिव एटॉमिक हाइड्रोजन हो गई, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और एक होती है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। देखो बेटा, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन का मतलब क्या है? ऑक्लूजन का मतलब होता है गैसेस का किसी मेटल या किसी चीज के सरफेस पे एड्सॉर्ब होना। तो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन का मतलब होता है एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन, एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन, ये ऑक्लूडेड हाइड्रोजन होती है। जब भी हाइड्रोजन बनाई जाती है तो ये कलेक्ट करने के बाद ऑक्लूड की जाती है सरफेस पे बेटा। तो किसी मेटल के सरफेस पे ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, लाइक निकल के सरफेस पर हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, प्लेटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। अब इन चार तरह के हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो ये समझ लेना चाहिए, सबसे रिएक्टिव एटॉमिक हाइड्रोजन होती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एटॉमिक हाइड्रोजन हुआ करती है। एटॉमिक हाइड्रोजन के बाद रिएक्टिव हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन हुआ करती है, नेसेंट हाइड्रोजन के बाद रिएक्टेड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हुआ करती है, रिएक्टिव मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एंड देन ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, क्योंकि पहले उसमें ऑक्लूजन के बॉन्ड भी तोड़ने हैं, यानी जो हम ऑलरेडी इसको क्या कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, सरफेस पे एड्सॉर्ब कर चुके हैं, उसको भी तोड़ना है। तो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन सबसे कम रिएक्टिव होती है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक, और अगर कभी बच्चे हमारे को इसके अलावा एक्टिव हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया हो, तो वैसे तो मैंने बोला कि एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन ही होता है, लेकिन कई लोग अलग लेते हैं, तो एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी और भी ज्यादा कर दीजिएगा। ठीक, तो ये थे बेटा हमारे पास टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, उम्मीद है टाइप ऑफ हाइड्रोजन तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। बोलो फटाफट से बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना, यस सब। ओके, नाउ मूविंग, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो बेटा, पहले तो अपन को छुटपुट छोटे मोटे मेथड यूज करते हैं थोड़ी बहुत बनाने के लिए, छुटपुट मेथड। ठीक, देखो बेटा, एक बात हमेशा समझनी है कि मेटल का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना। ठीक, मेटल्स always displace
displace hydrogen from acids. जरूरी नहीं भी एसिड, मतलब जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन मतलब ये ऑर्गेनिक में बताया था ना आपको. व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से जुड़ी हाइड्रोजन, फ्लोरीन से जुड़ी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन. ठीक है जी, ये सारी एसिडिक हाइड्रोजन कहलाती है. जहां पे भी हमारे पास इस तरह की हाइड्रोजन होगी, तो अगर मेटल से रिएक्ट करवाएंगे, कौन से मेटल से? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, वो इस मेटल हाइड्रोजन लिबरेट करेगा ही करेगा. जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रॉम एसिड्स, एसिड से, तो एसिड से सिंपल, जैसे कि टिन है, टिन को HCl से रिएक्ट करवा दो. ठीक है, पहले बनाएगा HNCl2 और हाइड्रोजन बना देगा. बेटा याद रखना है, हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन इज ऑलवेज नेसेंट. ये नेसेंट बनती है वह 0.3 सेकेंड में, दैट चेंजेस इनटू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसलिए ऐसे लिख दिया जाता है. इसी तरह से बेटे अगर मान लो जिंक को आपने रिएक्ट करवा दिया, ठीक है, किसी के साथ HCl के साथ मान लो, तो हमारे पास ZnCl2 बनेगा बच्चे और हाइड्रोजन बनेगी. तो किसी भी एसिड के साथ आप मेटल का रिएक्शन कर दो. ठीक, एसिड प्लस मेटल, और मेटल भी कौन सा? विच इज अबव देन हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वो डेफिनेटली एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन जनरेट हो जाएगी. छोटे छोटे मेथड कर रहे हैं हम लोग, बहुत स्मॉल मेथड्स. इसी तरह से दूसरा आ जाएगा फ्रॉम अल्कलीज, मेटल्स. अल्कली से भी हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं. मेटल्स अल्कली से भी, जैसे जिंक है, इसको NaOH के साथ लगाओ. आफ्टर ऑल यहां पे O के साथ ही H लगा है. कंपाउंड भले ही बेस है, पर मेरे बच्चे हाइड्रोजन तो एसिडिक है ना, O के साथ जुड़ा है ना, सो दैट कैन बी लिबरेटेड ना. तो जब ये लिबरेट होता है तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 और हाइड्रोजन लिबरेटेड. कुछ नहीं बेटा, इसको 2 बार लिख देना ना, और हाइड्रोजन लिबरेट करके बाकी जोड़ देना. क्या दिक्कत है हमारे पास? ठीक है जी. ऐसे ही आप अल्युमिनियम या कोई भी मेटल को यूज कर सकते हैं. ठीक, कोई भी मेटल को यूज कर सकते हैं. अल्कली से भी हम बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं. जैसे आगे मान लो हमारे पास आ गया टिन, NaOH एंड वाटर. टिन, NaOH एंड वाटर, जब इसको बनाएंगे बेटे, हमारे पास बनेगा सोडियम स्टेनेट. ठीक, Na2SnO3, सोडियम स्टेनेट. ठीक, और यहां से भी 2 हाइड्रोजन लिबरेट हो गई. तो ऐसे एल्कली से भी होगी. ठीक है जी. अगली बात फ्रॉम वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो बेटा, अब वाटर में कई होते वेरी रिएक्टिव मेटल्स विद वेरी रिएक्टिव मेटल्स. लाइक वेरी रिएक्टिव कौन से हो गए? सोडियम, पोटाशियम. ठीक है जी. सिमिलरली कैल्शियम एटसेट्रा. इसको अगर वाटर से रिएक्ट करो, ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाएगा. तो जैसे सोडियम है प्लस दैट ऑफ वाटर, ठीक है जी, ठंडे पानी से भी रिएक्ट करेगा, मैंने बोला आपको. ठीक, तो ये बनाएगा NaOH एंड हाइड्रोजन. रिमेंबर वन थिंग,
This reaction is exothermic. This reaction is exothermic. And hydrogen can catch fire. This reaction is exothermic. So hydrogen can catch fire. देखो हाइड्रोजन में आग लग गई, ठीक। इस वजह से हम इसमें डायरेक्ट मेटल ना लगा करके इसके अमलगम यूज करते हैं, सोडियम अमलगम, ठीक है जी। क्योंकि मरकरी की तरफ हाइड्रोजन की अफिनिटी नहीं होती है, ऑब्वियसली ये रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है और एक्सप्लोसिवनेस ऑफ दिस रिएक्शन कम हो जाती है, उससे हीट लिबरेट धीरे धीरे होती है, तो चांसेस जो होते हैं आग लगने के कम हो जाते हैं, ठीक। तो बेटा यहाँ पे अदरवाइज हाइड्रोजन विल कैच, डेफिनेटली विल कैच फायर। और बेटा ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, इसीलिए हम अल्कली मेटल्स की जो आग होती है, इट इज नेवर पुट ऑफ विद द हेल्प ऑफ वाटर। अल्कली मैटर में लगी हुई आग को कभी भी वाटर से हम नहीं पुट ऑफ करते, हमेशा हम इसको पुट ऑफ कैसे करेंगे बेटा, ठीक, सैंड से, अल्कली मेटल में सैंड से करते हैं। तो ये हो गया मोस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ। अब विद लेस रिएक्टिव मेटल्स, विद लेस रिएक्टिव मेटल्स, अब लेस रिएक्टिव मेटल कौन से होंगे बेटा, जो हमारे पास लेस रिएक्टिव, लाइक मैग्नीशियम, लाइक जिंक एटसेट्रा। बेटा ये जो होते हैं ये ठंडे पानी से नहीं नहाते, मतलब इनको पानी गर्म ही करके देना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास आ गया मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद वाटर विच इज हॉट नाउ, ठीक है जी, तो बनेगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, क्लियर हो गया कि नहीं। उसी तरह से जिंक के साथ होगा, ठीक। एनी डाउट्स? अब ये लेस रिएक्टिव है तो इसमें अमलगम की जरूरत नहीं है, ठीक। तीसरी बात, विद अनरिएक्टिव मेटल्स या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, विद लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स लाइक आयरन, ठीक है जी, आयरन हो गया, निकल, कोबाल्ट, बेटे जी ये लोग सिर्फ स्टीम बात लेते हैं, ठीक। ये ठंडे पानी से क्या, गर्म पानी से भी नहीं नहाते, ये सिर्फ स्टीम बात लेते हैं, यानी यहां पे सिर्फ स्टीम का ही रिएक्शन होगा, आयरन प्लस वाटर विच इज स्टीम। अब समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक, क्योंकि आगे काम आने वाले रिएक्शन है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहां देखिए मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, यहां पे मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, यहां मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन लिबरेट होती है। बेटे बनना तो यहां पे भी हाइड्रोक्साइड चाहिए, पर टेम्परेचर इज सो हाई ड्यू टू स्टीम that hydroxide breaks up into oxide। तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा यहां पर Fe2O3 और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी, बैलेंस कर लेना। यानी यहां इंपॉर्टेंट बात तुम्हें यह बताई जा रही है मेरे बच्चों कि जब आपको स्टीम से रिएक्ट करवाया जाएगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड ना बन के क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। आगे यूज करूंगा बेटा ऐसी बात को। तो ये छुटपुट मेथड थे, फ्रॉम एसिड्स, अल्कली, फ्रॉम वाटर, ठीक, ताकि कोई क्वेश्चन आ जाए और गलत ना हो, इसलिए मैं आपको ये करवाया हूं। जरूरत इतनी ज्यादा नहीं थी। बट अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। लेबोरेटरी preparation, this is now very important, laboratory preparation of hydrogen, a very important concept। ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ है इसमें सिखाने। लेबोरेटरी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी टेक अ वुल्फ बॉटल,
वुल्फ बॉटल क्या होती है बेटा? वुल्फ बॉटल जिसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, ऐसे करके। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहां एक ओपनिंग में लगाएंगे फनल, ठीक है जी, और एक ओपनिंग से लगाएंगे अपन लोग डिलीवरी ट्यूब, ठीक। अब इस डिलीवरी ट्यूब को हम रखते हैं एक टब में, जिसमें डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर को हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं बेटा। ठीक है, ये जार है, ये वाटर है भाई, अब ध्यान से समझना है। ये तो चलो मैंने अपनी शौक पूरा कर लिया बनाने का, ठीक, बट ध्यान से समझना है बेटा जी। ठीक, देखो बेटा, यहां हम पहले नीचे रखेंगे सम सैंड। बेटा सैंड क्यों रखी जाती, किसी भी ड्रॉपिंग एक्सपेरिमेंट में सैंड क्यों रखी जाती है? बेटा सैंड इसलिए रखी जाती है मेरे बच्चों, ताकि हमारे को फ्रॉथिंग एक्शन चेक हो सके। सैंड का काम होता है टू चेक द फ्रॉथिंग एक्शन, ठीक, जो झाग बनती है वो ना बन पाए। समझ में आई बात? अब यहां पे हम ऊपर रखेंगे बेटा ग्रैन्युलर जिंक। क्या रखेंगे आप? ग्रैन्युलर जिंक, यानी इम्प्योर जिंक। माइंड इट, यहां हम इम्प्योर जिंक का यूज करते हैं, प्योर जिंक नहीं यूज होती, यहां पे ग्रैन्युलर जिंक यूज होती है। ग्रैन्युलर इम्प्योर जिंक, ग्रैन्युलर बट इम्प्योर जिंक, ये यहां पे यूज होती है बेटा। समझ में आई बात? यहां पे ये फनल है, और फनल से हम ड्रॉप करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है जी, तो यहां से हमने ड्रॉप करवाया डाइल्यूट H2SO4, ठीक है जी। अब होगा क्या, रिएक्शन देखिएगा प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में देना है। ठीक, जिंक विच इज इम्प्योर, जिंक इम्प्योर होनी चाहिए, H2SO4 विच इज डाइल्यूट, डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक, गिविंग अस ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन यहां पे हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, बट खास बात क्या है हमारे को इसमें, खास चीज क्या है? खास चीज है हमें इंप्योर जिंक क्यों लेनी है? नंबर 1, प्योर जिंक रिएक्ट्स स्लोली, प्योर जिंक रिएक्ट्स स्लोली,
तो प्योर जिंक का जो रिएक्शन होता है दैट इज क्वाइट स्लो। प्योर जिंक जो होता है बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, इसलिए हम इम्प्योर जिंक लेते हैं। दूसरी बात, H2SO4 ही यूज करना है, HNO3 हमने यूज नहीं करना है। नाइट्रिक एसिड should not be used, should not be used। क्यों भैया? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है ना दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा। समझ में आई बात? तो फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को, यानी आप बोलोगे इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर। यानी अगर जिंक के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन यहां लिखा होता तो जिंक प्लस HNO3 ने हमें देना क्या था बेटा? इसमें देना था जिंक का नाइट्रेट ZnNO2 का होल ट्वाइस, प्लस देना था बेटा यहां पर अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है या जो भी है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो NO2 एंड वाटर, डाइल्यूट होता तो हम ये बोल देते यहां पे N2O प्लस वाटर हो जाता। समझ में आई? यानी ये सिंपल बात थी, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता। क्या करता? हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता, इसलिए हम यहाँ पे HNO3 भी यूज नहीं करते। तीसरी बात, we don't use HCl also। हालांकि मजे की बात बताओ ना, एनसीईआरटी ने ना प्रेपरेशन ही HCl के थ्रू दी है बेटा, HCl भी यूज नहीं करते। उसके दो रीजन है। पहली बात, HCl इज अ गैस, HCl इज अ गैस। अरे भैया गैस है, कैसे ड्रॉप करवाओगे यार? वो तो अगर चलो आपने कर भी लिया, यहाँ पे रिएक्ट करवा भी दिया, तो गैस उसके साथ ही HCl हाइड्रोजन के साथ ही बाहर जाएगा। तो कहने की मतलब ये था, एक तो HCl गैस होता है, तो सर डाइल्यूट बना के कर देंगे। डाइल्यूट बना के अगर करेंगे तो ZnCl2 जो बनता है ना, ZnCl2 forms a protective coating, forms a protective coating over zinc। तो फर्दर रिएक्शन रुक जाता है, तो रिएक्शन रुक जाता है, इसलिए HCl भी यूज नहीं करेंगे। और दूसरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज फोर्थ थिंग, concentrated H2SO4 must not be used। Concentrated H2SO4 तो अगर जिंक प्लस H2SO4 here, the only couple we can use over here is impure zinc and dilute H2SO4. For laboratory preparation, we always use impure zinc and dilute H2SO4, nothing else. And the reasons I have already told you. तो उम्मीद है सारे रीजन आपको क्लियर हो गए होंगे, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते बेटा। सैंड का फंक्शन क्या है समझ में आ गया होगा। सैंड का फंक्शन है चेक्स, फ्रॉथिंग, एक्शन। नहीं तो बेटा प्रोडक्शन बहुत स्लो हो जाएगी, बबल्स में फंस जाएगी हाइड्रोजन। ठीक, बोलो आ गया समझ में? यस और नो क्विकली। सर फोर्थ पॉइंट रिपीट करना। फोर्थ पॉइंट है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया तो H2SO4 इटसेल्फ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भैया वो वाटर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा और खुद सल्फर डाइऑक्साइड में, तो प्रोडक्शन सल्फर डाइऑक्साइड की हो जाएगी ना कि हाइड्रोजन की। बोल क्लियर?
यस सर। ओके, अब ये थी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बाद हम करेंगे लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। पहले छुटपुट प्रिपरेशन की, फिर लेबोरेटरी प्रिपरेशन की, अब करेंगे लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ये जो हिटलर था ना मेरे दोस्त, इसकी दुनिया को बहुत देने हैं, ठीक, जैसा मर्जी इंसान रहा हो, लेकिन इस दुनिया को दिया बहुत, ठीक। उनमें से एक ये हाइड्रोजन को बनाने के प्रोसेस भी उसी के देन है हमारे को, ठीक। क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो हिटलर की सबसे बड़ी पावर जो थी वो थी उसकी वायुसेना, एयरफोर्स, ठीक, जिसने उसने त्राही त्राही मचा रखी थी एयरफोर्स के थ्रू। अब अलाइज ने क्या किया कि मिडिल ईस्ट का रास्ता रोक दिया कि ना तो जर्मनी में पेट्रोल जाएगा, ना हवाई जहाज उड़ेंगे, ना परेशानी होगी भाई, ठीक। तो मिडिल ईस्ट का रास्ता रोक दिया गया। बट हिटलर वॉज हिटलर। उसने कहा, अपने साइंटिस्ट को बुलाया, बोला किस बात के साइंटिस्ट हो, बनाओ अपना पेट्रोल। नहीं आता मिडिल ईस्ट से, कोई बात नहीं, अपना पेट्रोल बनाओ। कैसे बनाओ, केमिकल है ना, सिंथेटिकली बनाओ। तो उस पेट्रोल बनाने के चक्कर में साइंटिस्ट ने बहुत सारे मेथड्स को यूज किया एंड दे सक्सीडेड टू फॉर्म पेट्रोल आल्सो। देयर वर टू मेथड्स, बर्गियस प्रोसेस एंड फिशर ट्रॉफ प्रोसेस, जिससे उन्होंने पेट्रोल बनाया। पेट्रोल सिंथेटिकली भी बनता है बट वो ज्यादा महंगा होता है देन दैट ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक, उसके ऊपर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। और हिटलर के पतन का बहुत बड़ा कारण भी यही बना कि मैक्सिमम जो पैसा था वो इस रिसर्च में और इन सब चीजों में यूज हो गया, ठीक। और पेट्रोल बहुत महंगा भी बन रहा था, बहुत सारा पैसा उसका ऐसे ही कंज्यूम हो गया इसमें, एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द वेरी बिग हर्डल, ठीक, जिसकी वजह से हिटलर बाद में हारने की तरफ चल पड़ा। Anyhow, there is one process more they tried, which is called as Bosch process, a very very important process this is Bosch process. See, it's a very important process. Bosch process में क्या किया जाता है, रेड हॉट कोक ले लिया जाता है, रेड हॉट कोक, और इसके ऊपर से सुपर हीटेड स्टीम को पास ऑन करवाया जाता है, सुपर हीटेड स्टीम। देखो बेटे जी, जब आप बोलते हो रेड हॉट सुपर हीटेड स्टीम, मतलब स्टीम जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री से अबव हो, क्योंकि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, तो स्टीम का टेम्परेचर जनरली 100 डिग्री होता है, ठीक। बट हम अगर हाई प्रेशर पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम इसको बॉयल ज्यादा टेम्परेचर पे करवाएंगे, तो स्टीम का टेम्परेचर उससे भी ज्यादा हो जाएगा, 100 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। सो देन इट इज कॉल्ड एज सुपर हीटेड स्टीम। तो सुपर हीटेड स्टीम को जब हम पास करवाते हैं, that changes, ये ऑप्शन यहां, that changes into carbon monoxide and hydrogen, which is called as water gas. इसको वाटर गैस बोला जाता है, this is called as water gas. And this very phenomena, ये जो फिनोमिना है, इसको बोला जाता है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन, कोल को गैस फॉर्म में चेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड एज कोल गैसिफिकेशन। अब इसमें से हमें हाइड्रोजन निकालना है, इसमें से हमने हाइड्रोजन निकालना है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग करना है। बेटा जब पेट्रोल नहीं बना यहां से, तो इन्होंने हाइड्रोजन निकालने की कोशिश की, और क्या होगा, अब यहां पे दिस हैज टू बी पास थ्रू वाटर एट अ वेरी हाई प्रेशर, ठीक, 25 एटमॉस्फेयर, 25 एटमॉस्फेयर वाटर से हमने इसको पास करवाना है, ठीक, एट अ वेरी हाई प्रेशर 25 एटमॉस्फेयर। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन इज गिवन। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज एब्सॉर्ब्ड इन वाटर, क्योंकि प्रेशर इज सो हाई
ये वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है जी, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ये जो स्टेप है दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट कोल गैसिफिकेशन का अगला पार्ट, जिससे हमने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर और हाइड्रोजन अलग हो गए। अब हम इसको पास ऑन करवाएंगे फ्रॉम एल्कलाइन Cu2Cl2 to remove last traces of carbon monoxide, to remove last traces of carbon monoxide। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ बचा भी है तो एल्काइन कॉपर क्लोराइड से पास ऑन करवा देते हैं, ठीक। तो जो हाइड्रोजन बाहर आती है वो प्योर हाइड्रोजन बाहर आ जाती है, दिस इज प्योर एंड इट इज पास्ड ओवर निकल टू चेंज इनटू ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। सो ये हाईली प्योर होती है बेटा, यहां highly pure hydrogen. So this process is called as Bosch process, a very important one. और इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है, एआई ट्रिपल जब हुआ करता था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी बच्चे जी, ठीक। क्वेश्चन क्या होता था कि last traces of carbon monoxide is removed by passing this over alkaline Cu2Cl2 so that last traces of carbon monoxide is absorbed, ठीक है जी। अब यहां से हमारे पास निकल अल्ट्रा प्योर, बिल्कुल प्योर निकल बनता है। दूसरी बात, इसमें बेटा वाटर गैस क्या होती है इसका फॉर्मूला समझ में आता है। कई लोग वाटर गैस को सिन गैस बोल देते हैं, कई लोग वाटर गैस को सिन गैस बोल देते हैं, एक्चुअली रॉन्ग है बेटा। सिन गैस इज नॉट वाटर गैस, इट इज वाटर गैस प्लस हाइड्रोजन, ठीक। यानी बेसिकली CO प्लस 3 हाइड्रोजन, ये बेटे सिन गैस होती है, ठीक। बट अगर ये ना दिया हो तो आप इसी को सिन गैस बोल दीजिए, बेवकूफों की कमी थोड़ी हमारे पास, ठीक है जी। तो वैसे सिन गैस ये होती है, बट कई लोग वाटर गैस को ही सिन गैस बोल देते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, उनकी नॉलेज में थोड़ी एक्यूटनेस है, कोई बात नहीं, ठीक। दूसरी बात, इसी तरह से एक प्रोड्यूसर गैस भी होती है, प्रोड्यूसर गैस, और इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन इज वाटर गैस, whereas कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन इज प्रोड्यूसर गैस। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? अब खास बात यहां समझ लेना कि इसकी जगह पर ना कभी हम ये भी लिख दें कि लास्ट ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय अमोनिकल क्यूप्रस फॉर्मेट, तो एक ही बात होगी, क्यूप्रस सॉल्ट चाहिए, क्यूप्रस फॉर्मेट, हम इसका भी यूज कर सकते हैं, यानी Cu1 पॉजिटिव चाहिए बेसिकली, कार्बन मोनोऑक्साइड उसी ने एब्जॉर्ब करना है। तो ये बॉश प्रोसेस जो होता है, इससे हम प्योर हाइड्रोजन बना सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द लार्ज स्केल प्रिपरेशन, दैट इज बॉश प्रोसेस। 3 स्टेप है, पहला है जिसको हम बोलेंगे कोल गैसिफिकेशन, यानी कि कोल को गैस में चेंज करना, रेड हॉट कोक के ऊपर से सुपर हीटेड स्टीम को पास ऑन करना, ठीक है, उससे वाटर गैस बन जाती है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। देन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, दूसरा पार्ट है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ये बड़ी बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्सॉर्ब्ड इन वाटर, एंड यहाँ का ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ जुड़ गया, देखो यहाँ का देखोगे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ के क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और खुद ये भी H2, ये भी H2, दो H2 बन गए। H2 को हमने पास ऑन करवाया फ्रॉम एल्कलाइन Q+ क्लोराइड और Q+ फॉर्मेट टू रिमूव लास्ट ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाईली प्योर हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड व्हिच इज ऑक्लूडेड ओवर निकल
सो दैट इज बॉश प्रोसेस। बोलो बेटा क्लियर होता है कि नहीं? रेस्ट इन नेक्स्ट, यानी कि कल के लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे बेटा। मैन्युफैक्चर, ठीक, प्रॉपर्टीज, ये कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, ज्यादा टाइम नहीं लगते बेटा। ये हाइड्रोजन एस ब्लॉक, ये 3 लेक्चर्स के बातें हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। ठीक, चलिए, थैंक्स लॉट। थैंक यू सर।